Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sriya Verma and very good morning. I hope you all are doing very well and staying happy and healthy. So आज की डेट में हमें कवर करना है 8th and 9th of December 2024 के most important question का in-depth analysis and all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. सेशन को स्टार्ट करते जितने भी न्यू लर्नर्स आज हमसे जुड़े हैं लेट मी इन्फॉर्म यू हम यहाँ पे टॉप न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस करते हैं जैसा कि एग्जाम में पैटर्न पूछा जाता है उसी तरह से एंड आल्सो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज लास्ट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हुए चलते हैं एंड क्विज के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं इस एक सिंगल सेशन में आपको करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज रिवीजन एंड स्टैटिक जीके का कलेक्शन मिलने वाला है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड सबसे पहले हम एक क्विज से स्टार्ट करेंगे वनडे एग्जाम में जो पैटर्न आपसे पूछा जाता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग उसी टाइप से हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं consider the following statements about the Tato 1 hydroelectric project. Recently last session में हमने देखा था the Tato 1 hydroelectric project जो कि एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश का इस टॉपिक से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है आपको बताने हैं तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है एंड कौन सा रॉन्ग है फर्स्ट है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर Prime Minister Narendra Modi has sanctioned rupees 1750 CR for the Tato 1 hydroelectric project in Arunachal Pradesh, which aims to enhance power supply in the region. Second is, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट है हमारी उनके साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उसके लिए जो अलोकेशन है वो 1750 करोड़ का है एंड एम क्या रहने वाला है पावर सप्लाई को बढ़ाना है अरुणाचल प्रदेश के रीजन में एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कि टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट टोटल कैपेसिटी है इसकी 204 मेगावाट और 68 मेगावाट के 3 यूनिट कंसिस्ट करती है ये टोटल कैपेसिटी ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग ये आपको बताना है एंड इसके तहत थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि 13% अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा पावर जितनी भी पावर जनरेट होगी उसका 13% अरुणाचल प्रदेश लेगा और एडिशनली 3% ऑफ द रेवेन्यू 3% अरुणाचल प्रदेश को दिया जाएगा तीनों स्टेटमेंट गिवन है एंड तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है एंड कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट राइट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट वन First one is Nagaland organized the Hornbill Festival in which village every year. किस village में हर साल Hornbill Festival को नागालैंड सेलिब्रेट करता है आंसर इज ऑप्शन नंबर ए किस्सामा विलेज नागालैंड स्टेट है हॉर्नबिल फेस्टिवल का एंड नागालैंड में जो विलेज है वो किस्सामा है कोहिमा से नियर बाय है किस्सामा विलेज और यहीं पर हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है राइट नागालैंड जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स ध्यान रखना लैंड ऑफ फेस्टिवल्स ये वर्ड यूज करते हैं हम नागालैंड के लिए नागालैंड में बेसिकली 17 मेजर ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी और इन्हीं 17 मेजर ट्राइब्स के कल्चर को शोकेस करने के लिए और ट्राइबल कम्युनिटी की गैदरिंग को प्रमोट करने के लिए नागालैंड सेलिब्रेट करता है द हॉर्नबिल फेस्टिवल और इस बार 25th एडिशन था हॉर्नबिल फेस्टिवल का 2000 से स्टार्ट हुआ था हॉर्नबिल फेस्टिवल फेस्टिवल का नाम एक बर्ड के नाम पे रखा गया है हॉर्नबिल बर्ड एंड इस इवेंट की इस बार जो हाईलाइट थी वो 17 इंडिजिनस हाउस को फीचर करना किसामा विलेज में 17 इंडिजिनस हाउस को फीचर किया गया इन ट्राइबल ग्रुप्स के कल्चर को हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए राइट एंड इसी के साथ यहाँ पे जो टॉपिक है वो है फेस्टिवल रिसेंटली जितने भी फेस्टिवल्स आपने देखे हैं जो वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसका वन टाइम हम रिवाइज करेंगे मिगोंग फेस्टिवल ये किस स्टेट का है मेघालय का है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस इंस्टीट्यूट ने होस्ट किया था आईआईटी गुवाहाटी ने नगाड़ा फेस्टिवल रंगमा कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है ट्राइब है ये एंड
एंड अंगुसुबा गॉरिंग फेस्टिवल ये किस कंट्री का है? इंडोनेशिया का है। नाइन्थ अमूर फॉल्कन फेस्टिवल किस स्टेट का है? मणिपुर का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। एंड IFFI ये कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिवस एवरी ईयर? सो हर साल महापरिनिर्वाण दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6 दिसंबर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर ऑनर करने के लिए इंडिया ऑब्जर्व करता है 6 दिसंबर को एनुअली महापरिनिर्वाण दिवस। राइट। सो महापरिनिर्वाण दिवस ये जो वर्ड है ये बौद्ध धर्म से लिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने अंतिम समय से पहले कुछ डेथ से पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। एंड इस प्रकार जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका जो अंतिम संस्कार था वो बौद्ध धर्म के अनुसार किया गया था। सो परमात्मा से मिलन के लिए बौद्ध धर्म वर्ड यूज करता है महापरिनिर्वाण। और इस प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें ऑनर देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस को एस्टेब्लिश किया गया था। राइट। एंड इस प्रकार मुंबई में एक प्लेस है दैट इज चैत्य भूमि। यहाँ पर हर साल जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की फॉलोअर्स है वो गैदर होते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर को ट्रिब्यूट प्रदान करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंडिया में इन्होंने सोशल जस्टिस को प्रमोट किया, इक्वालिटी को प्रमोट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी किया। एंड एट लास्ट 1956 में ये बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। हिंदू धर्म में जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट था, छुआछूत का कंसेप्ट था, उसके खिलाफ थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और उसी को देखते हुए अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे। राइट। सो इसी के साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं हम दिवस की। सो रिसेंट में जो दिवस रहे हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नमो भारत दिवस रिसेंटली कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था? न्यू दिल्ली में। अंत्योदय दिवस ये कंट्री में मनाया जाता है 25 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिफ्थ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जिसे स्वच्छ वायु दिवस कहा जाता है और डे है 7 सितंबर। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। एंड संविधान हत्या दिवस एवरी ईयर ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 25 जून को। उत्कल दिवस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड विथ विच स्टेट? सो उड़ीसा से रिलेटेड है उत्कल दिवस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज पुनात सांगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूटान में लोकेटेड है। सो रिसेंटली इंडिया एंड भूटान ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट किया था एंड दैट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज पुनान सांगचू सेकंड प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो नियरली 1020 मेगा वॉट है। एंड रिसेंटली 1 गीगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को भूटान में स्टार्ट किया गया जिसे इंडिया ने फंड किया है 30% ग्रांट के साथ एंड 70% लोन इसके लिए दिया गया भूटान को। एंड इस प्रोजेक्ट के तहत 91 मीटर हाई डैम को फीचर किया गया है एंड एनुअली 4357 मिलियन यूनिट जनरेट करेगा यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और रिसेंटली स्टार्टिंग के जो 2 साल रहेंगे इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी बट आफ्टर 2 इयर्स जो ओनरशिप है वो भूटान को ट्रांसफर कर दी जाएगी। राइट। एंड 2013 से स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुनात सांगचू सेकंड प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो ध्यान रखना है कहाँ पर है? भूटान में है एंड एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है भूटान और इंडिया के बिटवीन। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की। सो रिसेंटली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स न्यूज में थे हम उन्हें रिवाइज करेंगे। सो रिसेंटली इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को एस्टेब्लिश किया गया था किस सिटी में? आंसर इज लेह। एंड टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट इज अरुणाचल प्रदेश का है ये।
एंड सुबानसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो स्टेट के बॉर्डर पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश एंड असम बॉर्डर पर लोकेटेड है। शरण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है शरण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ब्रिटिश इरा का पहला मेगावाट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये है जो पंजाब को दिया गया था, लेकिन ऐसा साइन किया गया था बॉन्ड की 99 ईयर्स के बाद ये हिमाचल को वापस दे दिया जाएगा। नाउ हिमाचल प्रदेश काम कर रहा है इसके ओनरशिप को वापस लेने के लिए। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर द थोटियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इन इदुक्की केरला? दैट इज देवियार रिवर एंड सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी ने एस्टेब्लिश किया था कहाँ पे? लद्दाख में। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज द इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन टेक्नोलॉजी अंडर द hydro category, that is CEA, Central Electricity Authority, right? Let's move to the next one. What is the primary objective of Global Strategy for Resilient Dry Lands initiative launched at UNCCD COP16? सो यूएनसीसीडी कॉप 16 जो रिसेंटली रियाद सऊदी अरेबिया में कंप्लीट हुई थी, वहां पर ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर रेजिलियंट ड्राई लैंड्स को इनिशिएट किया गया एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा था यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, एनहांस फूड सिक्योरिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड बिल्ड रेजिलियंट लाइवलीहुड्स इन ड्राई लैंड्स। फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, प्लस ड्राई लैंड में रेजिलियंट लाइवलीहुड को बिल्ड करना, यह इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है GSRD का। सो रिसेंटली CGIAR, दैट इज द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने लॉन्च करा है इनका 2030 का मिशन ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर रेजिलियंट ड्राई लैंड्स, और ये COP 16 रियाद में किया गया फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड सेक्टर में काम करेगा। इस इनिशिएटिव को ICARDA ने लीड करा है। ICARDA दैट इज International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, and ICRI-SAT, that is International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics. So ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर टारगेट करेंगे 2.7 बिलियन पीपल्स को जो रह रहे हैं ड्राई लैंड एरिया, स्पेसिफिकली एशिया एंड अफ्रीका रीजन में, सो दैट सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके एंड लाइवलीहुड को ड्राई लैंड्स में प्रमोट किया जा सके, राइट? सो आपको ध्यान रखना है COP 16 रियाद में GSRD को इनिशिएट किया गया था, 2030 के लिए लक्ष्य को एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमरीन केबल रेजिलियंस? सो सबमरीन केबल रेजिलियंस के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने एक जॉइंट मिशन लॉन्च करा है इनकी देखभाल के लिए, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ITU and ICPC. So इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमिटी ने रिसेंटली जॉइंटली लॉन्च करा है द इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमरीन केबल रेजिलियंस, सो दैट इन ये जो केबल्स है इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो इस बॉडी में टोटल 40 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है, सच एज मिनिस्टर्स, टेलीकॉम एक्सपर्ट्स, एंड ट्वाइस ईयर इनकी मीटिंग को डिसाइड किया गया है सो दैट पॉलिसीज को डिस्कस किया जा सके एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को बूस्ट किया जा सके। और जो गोल है वो क्या है? केबल डैमेज को रिड्यूस करना है, क्विक रिपेयर को इंश्योर करना है, एंड ट्रैफिक जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करना है, एंड ओवरऑल जो सबमरीन केबल है उनका प्रोटेक्शन मेन एजेंडा रहने वाला है ITU एंड ICPC के इस जॉइंट इनिशिएटिव का। एंड आल्सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है। इसे स्टार्ट किया गया था 1865 में, और एवरी 4 ईयर ये ग्लोबल इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, दैट इज ITU कॉन्फ्रेंस, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। सो रिसेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी
वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उन्हें रिवाइज करेंगे। So recently, the Indian Space Research Organization has launched its first analog space mission in which city? So इसरो ने अपना फर्स्ट जो एनालॉग स्पेस मिशन है इसे लेह में लॉन्च किया था। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज में था, किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। एंड चेयरमैनशिप दी गई है रिसेंटली एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की, किसे दी गई है? CAG ऑफ इंडिया को। एंड कौन बने हैं अभी रिसेंटली CAG ऑफ? दैट इज के संजय मूर्ति। एंड रिसेंटली 10th एनुअल वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। सारथी ऐप को लॉन्च करा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने। एंड WHO ने रिसेंटली एक वायरस को आइडेंटिफाई किया, दैट इज चंडीपुरा वायरस, एंड विच मिनिस्ट्रीज हैव इनिशिएटेड द प्रिपरेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो IT मिनिस्ट्री है एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो प्लान करते हैं। योगा डे के लिए प्रिपरेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड IT रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इज पार्ट ऑफ विच एजुकेशनल इनिशिएटिव? अपार इनिशिएटिव की बात की जा रही है यहाँ पर, और किस एजुकेशनल इनिशिएटिव का पार्ट है अपार? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो अपार दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ID सिस्टम है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर काम करता है। सो जो एम है वो एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करना है प्री प्राइमरी लेवल से हायर स्टडीज तक स्टूडेंट्स के लिए, प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। एंड इसी के साथ अपार को लिंक किया गया है रिसेंटली ABC के साथ, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, एंड इसी के साथ डिग्गी लॉकर के साथ भी अपार को लिंक किया गया है, सो दैट वन नेशन वन स्टूडेंट ID प्रोग्राम को बढ़ावा मिल सके। सो आपको ध्यान रखना है अपार, यह पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। आप बता सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस कमिटी ने दिया था? कौन सी कमिटी की सिफारिश पर इसे स्टार्ट किया गया था? एंड दैट इज डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमिटी। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमिटी की सिफारिश पर स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट one is space docking experiment mission which was seen in news is associated with which space agency? So recently SpaceX mission news में था, और किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है? आंसर इज इसरो। सो इसरो से रिलेटेड है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। सो रिसेंटली इसरो की 2 सैटेलाइट दैट इज चेजर एंड टारगेट, सो इनकी ऑटोनॉमस डॉकिंग पर काम किया जा रहा है, और इसी के लिए रिसेंटली इसरो ने एक डेट को सेट किया था, दैट इज 26 दिसंबर 2024। सो 26 दिसंबर 2024 में इसरो लॉन्च करने जा रहा है द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। सो 2 सैटेलाइट है जो 700 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर है, इनकी ऑटोनॉमस डॉकिंग पर फोकस किया जाएगा, और इसी के तहत स्पेडेक्स मिशन को बनाया गया। और इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट से इंडिया एनहांस करेगा अपने स्पेस कैपेबिलिटीज को फ्यूचर मिशन के लिए, सो दैट डॉकिंग के हेल्प से हम क्रू एक्सचेंज को इजीली सक्सेसफुल बना सके एंड रिफ्यूलिंग को भी इजीली प्रमोट कर सके। एंड यहाँ पे बात हो रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। बता सकते हैं कब फाउंड किया गया था? 1969 को फाउंड किया गया था। एंड फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसरो के? विक्रम साराभाई। एंड इसी के साथ स्पेस डॉकिंग की बात की जा रही है। स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इसके साथ रिवाइज कर सकते हैं। रिसेंटली इसरो के इनिशिएटिव्स को हम रिवाइज करेंगे। सो रिसेंटली इसरो ने एक इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकस ऑन रिसर्च इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस को क्रिएट करने के लिए IIT मद्रास के साथ ये कोलैबोरेशन कंप्लीट हुआ था। EOS-06 सैटेलाइट इसरो ने डेवलप करा है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कोस्टल जोन मैनेजमेंट एंड
ओशनोग्राफिक स्टडीज, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। रिसेंटली विच कंट्री हैज साइन एन $18 million MOU understand with the ISRO's commercial arm New Space India Limited, और यह ऑस्ट्रेलिया ने साइन करा है। रिसेंटली इसरो ने कोलैबोरेशन किया है एक कंपनी के साथ सो दैट सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ, और ये विप्रो 3D के साथ किया गया था। डेब्री फ्री स्पेस इसरो ने अनाउंस किया है 2030 द टारगेट ईयर, एंड स्टार्ट प्रोग्राम है इसरो का। और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जो नोडल सेंटर की तरह काम करेगा दैट इज गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चंद्रयान 4 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? आंसर इज टू कलेक्ट moon rocks, soil, and bring them back to Earth for scientific analysis. Right? Let's move to the next one. Next is which country has been honored with International Social Security Association Good Practice Award for Asia and Pacific 2024. So Asia and Pacific 2024 के लिए एक कंट्री को सिलेक्ट किया गया एंड उन्हें ऑनर किया गया विद इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड, एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। सो रिसेंटली इंडिया को ऑनर मिला है ISSA से गुड प्रैक्टिस अवार्ड मिला है इंडिया को एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। सो यह जो अवार्ड है यह अभी रिसेंटली रियाद सऊदी अरेबिया में जो रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम हुई थी वहां पर दिया गया था, एंड इंडिया में EPFO को यह अवार्ड दिया गया, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इस अवार्ड के लिए। और बेसिकली EPFO का रिसेंटली एक प्रोग्राम था दैट इज निधि आपके निकट 2.0, जो कि एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि जो डिलीवरी सर्विस है उसे एनहांस करता है एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को बढ़ाता है सोशल सिक्योरिटी के लिए। सो निधि आपके निकट 2.0 के लिए जो कि EPFO का है उसके लिए ये अवार्ड मिला है इंडिया को रिसेंटली, राइट। और इस प्रकार ये EPFO के डेडिकेशन को हाईलाइट करता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को एनहांस करने में। एंड यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। इसे स्टार्ट किया गया था 1927 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और मेन एजेंडा क्या है इसका? सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करना, एंड दैट इज इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 1952 में इसे स्टार्ट किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। Let's move to the next one. Next is which organization recently launched the Business for Land initiative? So B4L इनिशिएटिव को किसने स्टार्ट करा? द बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव फॉरम बोल दीजिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन ने स्टार्ट किया था। और इसके लिए रिसेंटली जो बिजनेस फॉर लैंड है ये कहाँ पे कंप्लीट हुई थी? COP16 जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में रिसेंट हुई है, वहां पे इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया था एंड बिजनेस फॉर लैंड को लॉन्च किया गया था। सो फोकस एरिया क्या रहने वाला है इस फोरम के तहत? सस्टेनेबल लैंड सॉल्यूशन पर काम करना, यह फोकस एरिया है। UNCCD ने लॉन्च किया था इसे सो दैट प्राइवेट सेक्टर में लैंड मैनेजमेंट को जो एंगेजमेंट है उसे बढ़ाया जा सके, एंड B4L के साथ अवेयरनेस को प्रमोट किया जा सके, बिजनेस कमिटमेंट को बढ़ाया जा सके लैंड रेस्टोरेशन के लिए, एंड स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट किया जा सके। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था बिजनेस फॉर लैंड B4L इनिशिएटिव? UNCCD ने, और कहाँ पर? रियाद सऊदी अरेबिया COP16 में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What is the name of the new DTH channel launched by Ministry of Education for Indian Sign Language?
सो इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए रिसेंटली एक न्यू डीटीएच चैनल को स्टार्ट किया गया एंड नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। सो साइन लैंग्वेज के लिए एक चैनल को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड चैनल का नाम है ई विद्या डीटीएच चैनल। इसे स्टार्ट करा है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एंड उन्होंने लॉन्च किया था पीएम ई विद्या चैनल को एंड 24/7 प्लेटफॉर्म है यह इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए। और बेसिकली इस चैनल के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा ISL को एज अ लैंग्वेज एंड स्कूल सब्जेक्ट। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन करता है ISL, दैट इज इंडियन साइन लैंग्वेज, सो दैट ऐसे बच्चों की हेल्प की जा सके जिन्हें सुनाई नहीं देता, हियरिंग प्रॉब्लम में, एंड साइन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा सके स्कूल लेवल पर भी, हेल्थ लेवल पर भी, एंड जितने भी अदर सेक्टर से वहां पर ISL को प्रमोट किया जा सके। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है ISL को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। नाउ हम रिवाइज करेंगे मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अभी न्यूज में थे। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 13th नेशनल सीड कांग्रेस, इसे अरेंज करा है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। एंड गोल्ड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला था अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री को? मिनिस्ट्री ऑफ माइन को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इस परमानेंट हब को किस मिनिस्ट्री ने, MHA ने एस्टेब्लिश किया था। युवा संगम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री का? इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। एंड देश का प्राकृति परीक्षण अभियान, इसे स्टार्ट करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। सो यहाँ पर इस सेशन को हम आज एंड करते हैं एंड स्टार्टिंग में जो क्विज क्वेश्चन हमने देखा था उसका आंसर डिस्कस। सो हमने डिस्कस किया था द टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज एकदम करेक्ट। 1750 करोड़ का अलोकेशन किया गया था इसके लिए एंड कैबिनेट कमिटी एंड इकोनॉमिक अफेयर रिस्पॉन्सिबल है इस इनिशिएटिव के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट 204 मेगावाट, नहीं ये आंसर रॉन्ग था। एक्चुअली जो कैपेसिटी है वो 186 मेगावाट की है और टोटल 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होगी एंड इट विल बी सम 62 मेगावाट की 3 यूनिट्स को स्टार्ट किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है। अरुणाचल प्रदेश को 12% जनरेटेड पावर फ्री दी जाएगी और एडिशनली 1% का रेवेन्यू दिया जाएगा। सो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है और स्टेटमेंट थर्ड भी रॉन्ग है। सो इसी के साथ इस सेशन को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं।